हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 21 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने भैया के घर में पहुंच चुके थे द पीपल ऑफ ब्लड हैंड करने उनके फैमिली का द एंड। जब जाओ फेंग अपने लोगों के साथ अपने भैया के घर पहुंचते हैं और इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को अपने भैया की फिक्र करते हुए देखते हैं, तब तो उसके मन में भयंकर ईर्ष्या होने लगती है। अब तो उन्होंने सोच लिया था कि अपने भैया के फैमिली को फुल्ली खत्म करके दम लेंगे। बात दूसरा, ऑफिसर यैन को पता था कि अब यैन ब्लड हैंड का दुश्मन बन चुका है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यैन के गायब होने के साथ ही साथ ब्लड हैंड के लोग उनके घर तक पहुंच जाएंगे। तभी जाओ फेंग कहता है, अगर तुम लोगों को यैन से मिलने की इतनी तलब हो रही तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम सभी को ऊपर वाले के पास पहुंचा देता हूँ, वहाँ जाकर तुम यैन से मिल लेना। और इतना कहते वो अपने लोगों से सीधा उन सभी लड़कियों पर हमला कर देता है। लेकिन अभी भी वहाँ पर जाओ भैया और ओल्ड मास्टर सन मौजूद थे, इसलिए इससे पहले ब्लड हैंड के लोग उन सभी लड़कियों तक पहुँचते, जाओ भैया और ओल्ड मास्टर सन उन सभी लोगों को निपटा देता है। और वहाँ दूसरा जाओ भैया को देख कर तो जाओ फेंग जोर से दौड़ता है, जाओ हुनदियान, तुम पहले ही टॉस एसोसिएशन के नंबर 1 हिट लिस्ट में मौजूद हो, और क्या अब तुम ब्लड हैंड को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? लेकिन अपने भैया सीधा सीधा कहता है, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाओ भैया की बदकिस्मती थी कि तभी वहाँ पर आ जाता है हेवनली किंग। हेवनली किंग को देख कर तो जाओ भैया के शब्द उनके गले में ही अटक जा रहा है, क्योंकि हेवनली किंग टॉर्च एसोसिएशन के सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन थे। स्किल और कल्टीवेशन के मामले में वो कहीं से भी हेवनली किंग से कमतर नहीं थे, लेकिन हेवनली किंग की बॉडी बहुत ज्यादा टफ थी और जाओ भैया को इसी बात का डर था। तभी हेवनली किंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें अब टॉर्च एसोसिएशन का भी कोई डर नहीं, तो बहुत अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम अब कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। जाओ फेंग, जाओ हुनदियान हमारा है और बाकी सभी लोग तुम्हारे, क्या बोलते हो? और जैसे ही जाओ फेंग देखता है अपना फायदा, वो पक्का कर लेता है अपना इरादा। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ आप लो ना। जिसके बाद तो जाओ भैया और ओल्ड मास्टर सन दोनों ही टॉर्च एसोसिएशन और ब्लड हैंड के लोग से निपटने में लग जाते हैं। मामले को इतना बिगड़ते देखिए ना, तुरंत सभी लड़कियों को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी पीछे से जाओ फेंग सीधा यूनर पर हमला कर देता है और यूनर पर ऐसे हमला होते देख जाओ भैया और ओल्ड मास्टर दोनों की सांस से अटक जाती है। यूनर को भी लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन अपने आखिरी पलों में भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने भैया को याद कर रही थी और शायद ऊपर वाले ने उनकी दुआ सुन ली थी। अगले ही पल वहाँ पर आ जाते हैं अपने यैन भैया और आते ही सीधा जाओ फेंग के थोबड़े पर धरके दे देते हैं। अपने भैया को जिंदा देखकर जाओ फेंग पैर से थोड़ा सा भौचक्का रह जाता है, लेकिन अगले ही पल खुश होते हुए अपने लोगों से सीधा अपने भैया पर हमला करवा देता है। लेकिन तभी अपने यैन भैया के साथ आ जाते हैं वहाँ पर बैन भैया करने दुश्मन का ताता थैया। आते ही वो एक बड़े से पेड़ को ऐसे उखाड़ लेता है कि मानो तो ये उनका रोज का काम हो, और उखाड़ते ही वो उस पेड़ को ऐसे घुमाता है कि मानो MS धोनी का सिक्सर। और बैन भैया की ताकत देखकर तो निकल जाती है जाओ फेंग की सारी अकड़। ये बात जाओ फेंग के पल्ले नहीं पड़ रहा था कि अपने यैन भैया ने कैसे इतने ताकतवर शख्स को अपना दोस्त बना लिया था। बहरहाल जब वैसे उधेड़ में तभी वहाँ पर आ जाते हैं ली भैया। अपने यैन भैया के इलाज के बाद से ली भैया पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और वो अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से रिस्टोर कर चुके थे, इसलिए अगले ही पल वो जाओ फेंग पर भारी पड़ने लगते हैं। हाँ दूसरा, अपने भैया के सामने वो आदमी आ जाता है जो पहले ओल्ड मास्टर सन पर हमला कर चुका है। आते ही वो डायलॉग बाजी शुरू कर देता है, पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़े। लेकिन जितनी देर में वो महाशय डायलॉग बाजी में लगे थे उतनी देर में अपने भैया सीधा उसे नरक के द्वार में पहुंचा देते हैं और अपने साथी को एक बच्चे के हाथों एक ही झटके में निपटते देख हेवनली किंग का तो गुस्से से पारा हाई हो जाता है।
वो किसी गुस्सैल बैल की तरह सीधा अपने भैया की तरफ आने लगता है। और हेवनली किंग को अपने भैया की तरफ आते देख अपने भैया के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन सभी को हेवनली किंग के बारे में बहुत ज्यादा पता था। सभी उसे अलर्ट करने लगते हैं। अपने भैया ज्यादा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो देखते कि जाओ भैया जैसे ऐसे पावरफुल फाइटर हेवनली किंग को देखकर घबरा रहे हैं, तब वो भी कर लेते हैं तुरंत अपने इंडियन आइस को एक्टिवेट। फिर तुरंत ही दिख जाता है उसे उस गुस्सैल बैल में डिफेक्ट, जिसके बाद वो तुरंत हेवनली किंग की उस कमजोरी पर हमला कर देता है, जिसके बाद एक ही झटके में हेवनली किंग की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। हेवनली किंग को कदापि विश्वास नहीं होता कि यैन ने उस कमजोरी ढूंढ निकाली। उसे समझ में आ जाता है कि सामने खड़ा हुआ ये जवान लड़का नहीं है कोई कच्चा, फाइटिंग के मामले में है उसके साथ में वो बच्चा। यहाँ से निकलना ही होगा उसके लिए सबसे अच्छा। वो तुरंत अपने लोगों के साथ यहाँ से भगने लगता है और अपने भैया को उसे रोकते नहीं है। बाजू तरफ अपने भैया को हेवनली किंग को हराते देख सबके तोड़ गए थे तोते। अभी फाइटर्स समझ गए थे कि वो है अपने भैया के सामने सिक्के खोटे। दूसरा भले ही अपने भैया ने हेवनली किंग को जाने दिया था, लेकिन ब्लड हैंड के लोग जिन्होंने उनके फैन पर गलत नजर डाली थी, उन्हें छोड़ने का उनका जरा सा भी इरादा नहीं था। इसलिए अगले ही पल अपने सभी लोगों के साथ थियो के साथ उन सभी लोगों को निपटा देता है। अब सिर्फ उसे बचा रह गया था जाओ फेंग, जिसकी आंखों से घमंड अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और वो किसी छोटी बिल्ली की तरह दुपक कर बैठ गया था और डरते डरते बोल रहा था, या तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम अब ब्लड हैंड के बहुत बड़े दुश्मन बन जाओगे। जाओ भैया भी साथ नहीं देते, इसलिए यैन भैया उसे मारते नहीं, लेकिन अपने फैमिली पर गलत नजर डालने वालों को कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए अगले ही पल वो जाओ फेंग का दूसरा पैर भी तोड़ देता है, जहाँ पर पहले पैर को तोड़ने वाला ली भैया थे। थोड़ी देर बाद वो सभी विला के अंदर होते हैं, जहाँ पर अपने भैया के लौटने की खुशी में यूनर और बाकी सभी लड़कियां तो बहुत ज्यादा खुश थी। अभी अपने यैन भैया कहते हैं, मेरी जान बचाने वाला ये भैया है, इनका नाम है शैन बैन। इसके बाद अपने भैया पिछले दिनों होने वाले सभी हादसे को बताने लगते हैं और सब कुछ सुनने के बाद अपने भैया के सभी साथी शैंग बैन को थैंक यू बोलने लगते हैं और बैन भैया भी अपनी तारीफ सुनकर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाते हैं। असल में शैन भैया एक साफ दिल के इंसान थे, बैन भैया एक बहुत ही साफ दिल के इंसान थे। भले ही वो उम्र में बड़े दिखते हो, लेकिन उनका दिल किसी छोटे बच्चे की तरह था। अपने भैया भी इस बात को बहुत जल्दी समझ चुके थे, इसलिए तो उन्होंने उस ताऊ जी को वादा किया था कि वो शैंग बैन का पूरा ध्यान रखेंगे। आखिरकार उन्होंने उसकी जान जो बचाई थी। तभी अपने भैया सभी को कहता है, तो दोस्तों आप सभी को तो अब समझ में आ चुका होगा कि ब्लड हैंड के साथ अब टॉर्सोल्यूशन भी हमारा दुश्मन बन चुका है। तो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम सभी लोग ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन अपने भैया की बात ओल्ड मास्टर सन को कदापि विश्वास नहीं होता। वो कहता है, देख यार मुझे पता है तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये वक्त मजाक का नहीं है। जैसे सुनकर अपने भैया कहते हैं, ओल्ड मास्टर सन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पहले मैं ये नहीं कर सकता था क्योंकि तब मेरी पावर उस लेवल पर नहीं पहुंची थी, और तो और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा दर्दनाक भी है। मैं चाहूँ तो अभी आप दोनों को गवर्नर लीला में पहुंचा सकता हूँ। तो सुनकर सभी के सभी भौचक्के रह जाते हैं। तभी ली भैया कहते हैं, यैन अगर तुम हमें गवर्नर लीला में पहुंचा सको तो हमारे ऊपर से बहुत सारा खतरा उठ जाएगा। और जिसके बाद शुरू हो जाता है पावर अवेकनिंग। कमरे के अंदर ओल्ड मास्टर सन बैठे हुए थे और अपने भैया उनके शरीर में दर्जनों सुई भोंक रहे थे और धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उनकी बॉडी में डाल रहे थे। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ओल्ड मास्टर सन के अंदर जा रही थी, उन्हें उतना ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अपने भैया की मेहनत और अपनी ताकतवर बनने की इच्छा को देखते हुए वो इस दर्द को सहने लगते हैं। धीरे धीरे अपने भैया की स्पिरिचुअल एनर्जी ओल्ड मास्टर के पूरे बॉडी में फ्लो होने लगती, जिसके बाद कुछ ही पलों में उनके शरीर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, मानो ओल्ड मास्टर के बॉडी से कई सारी जंजीरें टूट गई हो। फिर देखते ही देखते ओल्ड मास्टर गवर्नर लीलम में पहुंच जाते हैं। अपने अंदर इस नई पावर को देख ओल्ड मास्टर के खुशी का तो ठिकाना नहीं था। जिसके बाद बारी आते अपने ली भैया की। ओल्ड मास्टर सन को देखकर ली भैया को समझ में आ चुका था कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन वो भी ताकतवर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जहाँ एक तरफ ये लोग ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे, वहाँ दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर से आ ओ ई ओ ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी, जैसे सुनकर सभी का अजीब रिएक्शन था। लड़कियां तो शर्म से पानी पानी हो गई थी,
वहाँ दूसरे जाओ भैया इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे थे कि वो बहुत पहले गवर्नर जिला में पहुंच चुके थे। वहाँ दूसरा शैंग बैग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा था। और वहाँ दूसरा वो छोटी लड़की क्विंचन मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं ये लोग छोटे बच्चों के सामने ऐसे बड़ों वाली हरकत क्यों करते हैं। जब लगभग सभी सोच रहे थे कि अंदर चल रहा है कोई एडल्ट सीन, तभी दरवाजे से निकलता है रोशनी जैसे हो कोई दिन। इसके बाद दरवाजा खोलते ही बाहर आते हैं ऑलमोस्ट सन और ली भैया, जो सक्सेसफुली पहुंच चुके थे गवर्नर रियलम में। देख तो साहब भैया के मुंह खुले के खुले रह जाते, उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस ताकत को बहाने में उन्हें इतनी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े, ये ताकत इन दोनों को ऐसे मिल गई। ये देख कर साहब भैया के मन में थोड़ी सी जलन तो हो रही थी कि तब उन्हें यान भैया से कोई मिला क्यों नहीं था, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि अब उनके सभी भाई पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। तभी सबके पीछे से यान भैया किसी एक्सपर्ट की तरह चल कर आते और बड़े रौब से कहते हैं, तो चलो अब देखते हैं कि किसमें कितना है दम। अगले दिन अपने भैया के घर के बाहर फैंग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, अबे यान के बच्चे जल्दी बाहर आ, इधर मैं चिंता से मरे जा रही हूँ और तू वहाँ पर घोड़े या गधा सब कुछ बेच कर सो रहा है। तभी अपने भैया अलसाए हुए अंदाज में बाहर आते और पूछते, अबे क्या हुआ रे, चिल्ला क्यों रही है तू। यह सुनकर फैंग फिर से बरसते हुए कहता है, अबे तुझे पता है कि ब्लड हैंड के लोग तुझे मारने के लिए अपने लोग लाए हैं, और तो और वो नॉर्थ ईस्ट मेडिकल किंग भी अपनी पावर की वजह से अपने कई लोगों को इकट्ठा करके तुझे मारने का प्लान बना रहा है। जल्दी जल्दी प्लान कर, तुझे अब इस शहर से निकलना होगा। लेकिन तभी अपने भैया कहते हैं, अबे फिक्र नॉट, अब मैं भागूंगा नहीं बल्कि उल्टा भगाऊंगा। इतना बोलते हुए एक इशारा करते हैं, जिसके बाद आ जाते हैं उनके चारों के चारों गवर्नर रियलम के फाइटर्स। अपने सामने चार चार गवर्नर रियलम के फाइटर्स को देख कर तो फैंग का मुंह तो उसके संतरों से भी ज्यादा बड़ा खुल जाता है और चक्की होकर भी पूछते, अबे ये कैसे। तभी अपने भैया पूछते, अबे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल मैंने इन दोनों को गवर्नर लीला में पहुंचा दिया था। और बस फैंग तो उड़ जाते, वो समझ जाते कि अपने भैया है भौकाल, भरोसा नहीं कि कब किसके जिंदगी में ले आइए अकाल। थोड़ी देर बाद अपने भैया वहाँ पर पहुंच जाते जहाँ पर ब्लड हैंड के लोग उनका इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर बैठे हुए थे ब्लड हैंड के वाइस लीडर पॉल फेस्ट कॉलर वूशी। अपने भैया को देखकर वूशी अपने भैया को ताना मारता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसे ही अकेले तलवार के साथ यहाँ पर चले आओगे यान, मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत की तो कोई कमी नहीं है। तभी अपने भैया भी अपना एक धांसू डायलॉग मारते हैं, करेज इज अ कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस हो तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। तभी वूशी कहता है, क्यों ना हम इस गेम को खेल ले। अपने भैया बेस में हम भी देते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर चेस खेलने लगते हैं। वूशी बोलता है, देखो यार तुम बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंट हो, तुम जाओ फैंग को छोड़ दो और हमारे ब्लड हैंड में चले आओ, हम तुम्हें ब्लड हैंड का डेप्यूटी लीडर बना देंगे, क्या कहते हो। तभी अपने भैया कहते हैं, अगर मैं नहीं माना तो। और अपने भैया के ऐसा बोलते ही अचानक से ब्लड हैंड का एक आदमी सीधा अपने भैया पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले को रोक देता है अपने जाओ भैया। लेकिन जाओ भैया को देखकर मुझे कुछ खास इम्प्रेस नहीं होता, उसे पता था कि जाओ इम्तिहान बहुत ही लंबे समय से अपने भैया के साथ है। इसके बाद ऊशी चक में अपना दूसरा चाल देते हैं और उसके ऐसा करते अपने भैया भी अपना चाल देते हैं, और उसके ऐसा करते फिर से एक लड़की सीधा अपने भैया पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार आ जाते हैं अपने ओल्ड मास्टर सन और उसके वार को भी सीधा रोक देते हैं। अब ऊशी थोड़ा सा भौचक्का रह गया था, उसे यकीन नहीं होता कि अपने भैया के पास दो गवर्नर रियलम के साथी मौजूद है। जब वो इसी सोच में थे तभी वहाँ पर अपने भैया के पास आ जाते हैं ली भैया, और अपने भैया के साथ तीसरे गवर्नर रियलम के साथी को देख ऊशी को तो बहुत बड़ा शौक लग जाता है, लेकिन अपने भैया को इतने में भी चैन नहीं आता, इसलिए अगले ही पल वो दे देते उसे एक महाशौक और सामने लाते अपने बैंग भैया को। और सच में अब तो ऊशी का शौक महाशौक में तब्दील हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि अपने भैया के साथ चार गवर्नर नीलम के साथ ही मौजूद है, और अब तो वो अपने भैया को भूल से भी धूल समझने की भूल नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत चेस को छोड़कर अपने भैया पर हमला कर देता है। अपना हीरो भी इसके लिए बहुत पहले से तैयार था, इसलिए वो भी तुरंत हमला कर देता है, लेकिन दोनों के हमले जैसे टकराते हैं
वैसे ही अपने भैया को समझ में आ जाता है नहीं है कुछ ठीक, क्योंकि ऊशी के सामने वो पड़ चुके थे थोड़े वीक। लेकिन अपने भैया के चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने ट्रम्प कार्ड अपने इंडियाना इसको इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन वह दूसरा ऊशी तो अपने भैया को फुल्ली कमजोर समझ रहा था, इसलिए वो दोबारा उन पर हमला कर देता है। और तभी एक रस्सी आकर उसके हाथ को जकड़ लेता है और उसे दूर धकेल देता है। फोर्स इतना तगड़ा था कि ऊशी दूर जा छिटकता है। ऊशी समझ जाता है कि ये कोई कमजोर इंसान तो नहीं है जो उसे इतनी आसानी से दूर फेंक रहा है। लेकिन फिर भी वो ब्लड हैंड के पावर के घमंड में दहाड़ कर कहता है, अबे कौन है कौन, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि ब्लड हैंड से पंगा ले। तभी हमें देखता है ताओजी, जिसके अंदर से भयंकर स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। तो देख कर तो बेचारे ऊशी की तो पैंट में सुसु हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इस शख्स तो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड मास्टर ही लड़ सकते हैं। तभी अपने भैया कहते हैं, और ये है मेरा आखिरी चाल, चेकमेट। जब ऊशी से उधड़बुन में था कि अब वो भागे या लड़े, तभी वहां पर आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट मेडिकल किंग और उसके साथ ही लेने यैन भैया से अपना बदला मिटाने आए थे। वो सारा मामला, चाहे वो अगला हो या पिछला। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।